हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको आईसीएसई 2022 सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर्स को मैच करना चाहते होंगे। इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द आंसर की। विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इन ए थ्रो ऑफ डाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि डिविजिबल बाय 3 वाले जो नंबर हैं डाइस में वो सिर्फ दो ही हैं, एक है 3 और एक है 6। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 2 और ऑल पॉसिबल आउटकम डाइस पे 6 होती है। तो जब आप इन्हें कट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको 1/3 मिलेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का करेक्ट आंसर द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इज 462। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन 462। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इक्वल में आपका आंसर है 462। एरिया ऑफ बेस 154 दिया है। कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो ये जो एरिया ऑफ बेस दिया है ये एरिया ऑफ सर्कल दिया है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर का आंसर गिवन है 154। तो यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको हटाएं, पाई आर स्क्वायर और 154 यूज़ करेंगे इंटू एच इज इक्वल टू 462। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे, सॉरी। आप इसे राइट हैंड पे ले आएंगे और h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h इज इक्वल टू 462 इंटू 3/154। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें कट करेंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द मीडियन क्लास। आपको यहाँ पर मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले तो आपको मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए CF पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर CF ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 ही होगी। 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6 बनेगी। फिर 6 में 3 को ऐड करेंगे 9। फिर 9 में 5 को ऐड करेंगे 14। तो n की वैल्यू आ गई 14। तो 14 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगेगा n/2 TH टर्म। तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना था n/2 और n की वैल्यू 14 डालेंगे तो 14/2 जो है वो आएगा 7th टर्म। तो 7th टर्म जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? क्यूमुलेटिव में देखेंगे, क्यूमुलेटिव 2 है। 2 का मतलब है 0 to 2। 6 क्यूमुलेटिव का मतलब है 3 to 6। 0 to 2 यहाँ आ गया, 3 to 6 यहाँ आ गया, 7 to 9 यहाँ आ गया। तो 7 to 9 जो है 7th टर्म से लेकर 9th टर्म तक यहाँ पर आ रहा है। तो मीडियन का आंसर जो है वो इस वाले क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो मीडियन की जो क्लास है वो हो गई 20 to 30, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्लोप्स m1 एंड m2। तो जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। एक लाइट हाउस 80 मीटर हाई है। लाइट हाउस स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है। इसकी जो हाइट है लाइट हाउस की 80 मीटर दी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट ऑफ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस था, इसके पैर से 80 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ से हमने ऑब्जर्व करा इसके टॉप को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बताया है फाइंड करने को। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करने के लिए कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो यहाँ पर आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो आपको फाइंड करना है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये बेस हो गई, 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस हो गई। तो आप यहाँ पर 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें आप परपेंडिकुलर 80 लेंगे, बेस भी 80 लेंगे, इन्हें कट करेंगे 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 जो होता है 10 में वो 45 डिग्री का होता है। तो दैट मीन्स कंपेयर करने पे थीटा का जो आंसर आएगा वो 45 आ जाएगा। दैट मीन्स फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है? द मॉडल क्लास ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू द। जो मॉडल क्लास होती है, ग्राफ
अगर आप देखते हैं मोड वाला, उसमें हिस्टोग्राम बनाना होता है। तो मोड का मतलब क्या होता है? मोड जो होता है वो होता है नंबर विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पर आपको मोड मिलता है। तो मॉडल क्लास वही क्लास होती है जिसमें हिस्टोग्राम जो है सबसे ऊंचा बनता है, यानी जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन लेना है, इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं 7th पार्ट पे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P-35 रिफ्लेक्टिंग इन द एक्स एक्सिस। जब आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने से वाई वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो -3 और +5 था वो अब वाई वाली वैल्यू के साइन बदल जाएंगे, तो +5 जो है वो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 7th पार्ट में आपका बी ऑप्शन हो गया। अब आ जाते हैं 8th पार्ट में। 8th पार्ट में यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है x इज इक्वल टू, आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल जो होते हैं ऐड करके वो 180 होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो आप इन दोनों एंगल्स का सम लेकर 180 लेंगे। 2x + 5 + x + 10 = 180। तो 2x + x हो जाएगा 3x प्लस 5 + 10 हो जाएगा 15 = 180। इधर लाएंगे 180 के पास 15 को माइनस में, तो ये हो जाएगा 165, 3x का आंसर। तो फाइनली x का आंसर आ जाएगा 165/3 55 डिग्री। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं 9th पार्ट पे। 9th पार्ट में क्या है? 9th पार्ट में आपको ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपसे सेंट्रॉइड पूछा है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड पूछा नहीं है, सेंट्रॉइड बताया है आपको। सेंट्रॉइड जी जो है, सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट 4 और 3 हैं। सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट तो दिए हैं, बट अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें सेंट्रॉइड का x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। लेफ्ट हैंड पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट हैंड पे आपको वैल्यू दी हुई है 4 और 3, उसका यूज़ करेंगे। x1 में 1 डलेगा, x2 में 4, x3 में x, तो ये आ जाएगा 1 + 4 + x/3। y वाली वैल्यूज़ 4, 1 और 4 हैं, तो 4 + 1 + 4/3 = 4,3। तो आपको यहाँ पर x पूछा गया है कि x बताओ क्या है। तो x जो है वो एब्सिसा में आ रहा है। एब्सिसा मीन्स x वाली वैल्यू। तो हम दोनों हैंड पर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर x वाली वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो जब दोनों वैल्यूज़ को, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, x वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे तो ये तो ऐड होकर बनेगा 4 + 1 5, 5 + x/3, और इक्वल में आपका राइट हैंड पे x वाली वैल्यू है 4, 4 के पास 3 आएगा तो 12 बन जाएगा। तो 5 + x = 12, तो 12 - 5 करेंगे तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7। दैट मीन्स 9th पार्ट का जो आपका आंसर आना है वो है 7। अब आ जाते हैं 10th पार्ट पे। 10th पार्ट में इन्होंने क्या बोला है? द रेडियस ऑफ रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 14। यहाँ पर रेडियस दी थी, कर्व्ड सरफेस एरिया रोलर का पूछा गया है। रोलर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप का रोलर जो है उसका अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का यूज़ करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे और फाइनली आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो 10th पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाला आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन तो आपका प्रूफ का था। तो ये तो प्रूफ वाला क्वेश्चन आप जो है इसका आंसर क्या है, आंसर तो यही आना है। तो ये तो आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट का आंसर मैच कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा? सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई थी और इन्होंने बोला था ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं और ये कोलिनियर हैं। ए, बी और सी कोलिनियर हैं। कोलिनियर होने का मतलब होता है 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ए बी, बी बी और सी बी। तो कोलिनियर में स्लोप बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी को आपस में इक्वल लेना है। स्लोप का फॉर्मूला
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इधर भी यही फार्मूला यूज़ होना था, राइट हैंड पे भी यही फार्मूला यूज़ होना था। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद, कंपेयर करने के बाद आपको a की वैल्यू जो मिलती वो मिलती 4। तो फाइनल आंसर जो आपका a का आता वो आता 4। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपका कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मीन बोला गया है फाइंड करने को। अब मीन कौन से मेथड से फाइंड करें? डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है। तो फाइनली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मीन का आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 32.5। फोर्थ पार्ट पे देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको एक तो QOR एंगल फाइंड करना है। QOR ये सेंटर वाला एंगल है, और दूसरा QSR ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, और आपको यहाँ पर O का सेंटर बोला हुआ है। O कौन है? सेंटर। सबसे पहली चीज़, जब O सेंटर है तो ये वाली लाइन रेडियस होगी। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, दीज टू आर द रेडियस। और ये लाइनें आप देखेंगे टेंजेंट है, PQ सर्कल को टच करके जा रही है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपका सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना था, यहाँ रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाली प्रॉपर्टी लेकर ये एंगल 90 लेना है, और ये वाला एंगल भी 90 लेना है। तो 90 प्लस 90 180 हो गया। 180 प्लस ये वाला 70 करेंगे तो 180 प्लस 70 करने से आपका आंसर बन जाएगा 250। सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के, ये एक 4 साइड की फिगर है, अगर आप देखें ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है। तो 360 में से 250 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर में आ जाएगा 6 - 5 110। तो यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आना था वो आना था 110। वो कैसे आना था वो मैंने आपको बता दिया। ये रेडियस एंड टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से 90 आना है, ये भी रेडियस एंड टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से 90 आना है। फिर चारों एंगलों का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 लेकर प्रॉपर्टी यूज़ करके ये आंसर 110 फाइंड करना था। अब बात करें QSR की। QSR फाइंड करने के लिए आप जो है सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमने यहाँ सेंटर वाला एंगल तो पता कर ही लिया है, सेंटर वाला एंगल QOR ये हमने फाइंड कर लिया था। कितना था? 110। अब आपको ये वाला पता करना है, ये वाला। इसके लिए आप क्या करते? इसके लिए आप सबसे पहले ये फाइंड करें, रिफ्लेक्स QOR, रिफ्लेक्स एंगल QOR। रिफ्लेक्स एंगल QOR जो है वो कैसे निकलेगा? 360 माइनस 110 करके। जब 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 250। 250 कैसे? कंप्लीट एंगल एक प्रॉपर्टी होती है, पूरा सर्कल जब बनता है 360 का होता है, तो 360 में से इधर का माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका आंसर आ जाता कितना? 250। अब इसी की मदद से आप कौन सा एंगल फाइंड करेंगे जो आपको सेकंड पार्ट में फाइंड करना था? ये वाला तो आपका आ गया 250, 250। तो यहाँ पर सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आर्क लेना था आपको ये वाला, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना, कौन सा एंगल? ये 250 वाला। और इसी सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे ये वाला बना, सेम आर्क से। अगर आप देखें इन्हीं दो कोनों से, कौन से दो कोनों से? एक Q कॉर्नर से और एक इधर वाला R कॉर्नर जो था, इन्हीं दो कॉर्नर से जो है सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस वाला जो होता है वो हाफ होता है, तो आप इसे हाफ करके फाइंड कर लेते हैं। 250 का आधा होता है 125, 250 का हाफ 125। तो यानी आपका QSR जो आना था 125 आना था। और प्रॉपर्टी यूज़ करते एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस वाला हाफ होके 125 निकल जाता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? ए बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, 2 रेड बॉल, 3 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 + 2 7, 7 + 3 10। टोटल बॉल्स 10 हैं बैग में। एक बॉल उठाई है, आपको बताना है दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल। रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 2 आउट ऑफ 10।
तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। तो फाइनल आंसर जो है इसका फर्स्ट पार्ट का वो है आपका 1/5। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है एक सॉलिड कोन है जिसकी रेडियस 5 है, हाइट 9 है, इसको मेल्ट करा है। मेल्ट वर्ड का मतलब वॉल्यूम से होता है, वॉल्यूम। और इसको मेल्ट करा है तो पहले तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना था। किसका वॉल्यूम निकालना था? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 πr²h। ये फार्मूला यूज़ करके आप वॉल्यूम निकालते। और इसको मेल्ट करके आपने छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए हैं जिनकी रेडियस ये है और हाइट ये है। तो रेडियस और हाइट दे रखी है, तो आप वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सिलेंडर फाइंड करते। कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ये फार्मूला लगाते और एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते। अब आपको ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो आएगा उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सिलेंडर से। तो जब आप दोनों वॉल्यूम्स को आपस में डिवाइड कर लेते तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 200। तो 200 कोन्स बन जाएंगी, 200 सिलेंडर बन जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो है थर्ड के सेकंड का वो आपका 200 है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में यहाँ ये फिगर बनी हुई है और आपको फाइंड करना है पीबी और पीडी। पीबी फाइंड करनी है और पीडी फाइंड करनी है। इसके लिए पहले तो आप ये वाला ट्राइंगल यूज़ करें। इस ट्राइंगल में आप 1060 का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में आप लेंगे 100, बेस कौन सी है? पीडी, जो कि हमें पता नहीं है, और 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो पीडी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पीडी इधर आ जाएगा और √3 100 के नीचे आ जाएगा। और जब भी नीचे √3 आता है तो आप इसे रेशनलाइज करें, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से। तो 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 लेनी थी, अपॉन √3 इंटू √3 3 करते। तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करते तो 173.2/3 आता। फर्दर जब आप इन्हें डिवाइड करते तो आपको पीडी का आंसर मिल जाता 57.73 समथिंग, 57.73। तो ये तो पीडी हो गया। इसी तरह सेम वे में आप पीबी फाइंड करते। कैसे फाइंड करते? 1040 का फार्मूला लगाते। 1040 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1040 आपको टेबल में से नेचुरल टेंजेंट वाली जो टेबल होती है बुकलेट में से आपको सर्च करना था 1040। तो 1040 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.8391। आपको यूज़ करनी थी 0.8391 इक्वल टू परपेंडिकुलर में 100, बेस आपका बीपी होता। फिर आप बीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लाते तो ये बनता बीपी इक्वल टू 100 अपॉन 0.8391। फिर डेसिमल हटा के ऊपर 40 ऐड करते, फिर इन्हें आप कट करते। तो जब आप इन्हें डिवाइड करते रफ में तो आंसर आता 119.05, 119.05। तो ये आता आपका करेक्ट आंसर पीबी का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट करते। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है? यहाँ पर इन्होंने दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, और आपको बोला गया है कि आप हिस्टोग्राम बनाओ। तो हिस्टोग्राम ग्राफ पेपर में बनाना था आपको। क्या करते हैं आप? नीचे यहाँ पर क्लास इंटरवल लेते, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने थे। क्लास इंटरवल 0 to 10, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब 0 to 10 में 5 बनाना था। आपकी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो 28 है। तो आप जो है 5 के भी ले सकते हैं, और 2 के तो बहुत ऊंचा बन जाता ग्राफ। आपका 5 ही बेस्ट रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 5 के अगर आपने लिए होंगे तो आपको एक बॉक्स में 10 लाइन्स होती हैं। नंबर ऑफ लाइन्स 10 होती हैं एक बॉक्स में। 4 नीचे, 1 2 3 4, और 4 ऊपर, 1 2 3 4। ये एक बॉक्स होता है जिसमें यहाँ आपका 0 है। तो एक लाइन छोड़ के 1, एक लाइन छोड़ के 2, एक लाइन छोड़ के 3, एक लाइन छोड़ के 4, फिर एक लाइन छोड़ के 5। तो एक एक लाइन की गैपिंग देने के बाद एक एक नंबर आता। तो आपको यहाँ हिस्टोग्राम बना लेना है। सबसे पहले तो 5, दूसरा हिस्टोग्राम बनेगा 15 का, तीसरा बनेगा आपका 20 का, फोर्थ बनेगा 28। 28 जो है वो आपका
25 और 30 के बीच में आना है, और कैसे लेना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, एक एक लाइन छोड़कर एक एक नंबर आएगा। तो 28, 25 और 30 के बीच में आ जाता, और फिर 20, ये आ गया 20, और फिर आ जाता 12 है 10 और 15 के बीच में। इसके बाद आप क्या करते, आपको यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो सबसे ऊंचा ग्राफ होता है उसमें क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे बनाना है, यहाँ से यहाँ इन्हें ज्वाइन करना है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, फिर जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर हम नीचे वैल्यू देख लेते हैं एरो लगा के। यहाँ 30 to 40 के बीच में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एग्जैक्ट 35 मोड का आंसर आता है। तो यहाँ पर इस फोर्थ पार्ट का आंसर जो होना था वो होना था 35। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में इन्होंने बोला है फाइंड ए पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशो। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक लाइन दी है AB, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3 और 9, और एक B पॉइंट है -1 और -1 और -3। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए थे, और वो बोल रहा था फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन। एक पॉइंट P है जो इस लाइन को बांट रहा है बीच में, और वहाँ पर रेशो दिया है। तो जो रेशो दिया है ये है M1 रेशो M2। M1 रेशो M2 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 1:3। तो हमें 1:3 M1 रेशो M2 दिया है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन फार्मूला लगाना था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फार्मूला आपने यूज़ करना था, और ये फार्मूला यूज़ करके आपको फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड करना था, जो कि आपका आता -2 और 6। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है एक सेकेंडरी लेटर है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ए वॉवल। यहाँ पर जो वॉवल्स हैं उन्हें ना ले करके जो कॉन्सोनेंट है, या तो वॉवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट, जो वॉवल्स नहीं होते उन्हें कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये वॉवल्स नहीं लेने हमें, तो ई नहीं लेना, ओ नहीं लेना, ए नहीं लेना, और कौन कौन से लेटर हैं देख लेते हैं यहाँ पर दोबारा से हम। AEIOU ये छोड़कर बाकी सारे लेने हैं। तो कितने बचे आपके, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हैं जो वॉवल्स नहीं हैं यहाँ, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउट ऑफ 9। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/9। जब आप इन्हें कट करेंगे 3 के टेबल से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर आपका जो आना था यहाँ पर 2/3 आना था। अब आ जाते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बनाने था। तो ये तो आप ग्राफ आराम से इजीली प्लॉट कर सकते थे। इन्होंने बी पार्ट में ये बोला था बी को, सी को और डी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो। तो जब बी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने से जो है एक्स के साइन बदल जाते हैं। तो एक्स के साइन बदल के -2 और 2 बनता, कौन, बी डैश। सी डैश बनाने के लिए सी को रिफ्लेक्ट कराना है, तो सी डैश जो बनता वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स बदला जाता है। तो जो +5 था वो होता -5 और 2 को ऐसे ही लिखते। डी डैश की बात करें तो डी डैश जो है वो डी को रिफ्लेक्ट करा के बनाना था। डी को रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस में करना था, तो एक्स वाली कोऑर्डिनेट, एक्स वाली वैल्यू बदलनी थी। एक्स वाली वैल्यू 4 थी, तो -4 और 0। तो ये आते हैं आपके 3 कोऑर्डिनेट्स। अब इन्होंने क्या बोला था, ज्वाइन कर दो इन सारे पॉइंट्स को आपस में। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते तो आपकी हेप्टागन फिगर बनती। आपकी जो फिगर बनती वो बनती हेप्टागन, 7 साइडेड फिगर। 6 साइड फिगर क्या होती है, हेक्सागन। 7 साइडेड फिगर क्या होती है, हेप्टागन। तो कुछ इस तरह से बन जाती, जैसे 6 साइड होती है उस तरह से ये 7 साइडेड फिगर बन जाती। 1 2 3 4 5 6 7 साइडेड फिगर बनती, हेप्टागन आता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी का हेप्टागन होता। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में इन्होंने ये फिगर दी है आपको। इन्होंने बोला है सॉलिड वुडन सिलेंडर है जिसकी रेडियस दी है और हाइट भी दी है। हाइट भी गिवन है आपको, रेडियस भी गिवन है। 2 कोन्स जिनकी हाइट और रेडियस इतनी है ड्रिल्ड आउट, इन्हें बाहर निकाल दिया। इसको भी बाहर निकाला,
इसको भी बाहर निकाला, किस में से, सिलेंडर में से। तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना था। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था पाई आर स्क्वायर एच, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर उसका ये तो 1 कोन का आता, ये जो वॉल्यूम आता ये 1 कोन का आता, और दोनों कोन्स सेम डायमेंशंस की थी। तो इसका आप आंसर का जो भी आंसर आता 1 कोन का, उसकी आप डबल कर देते, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। जो ये आंसर आता 2 कोन्स का वॉल्यूम, वो आप सिलेंडर में से माइनस करते। तो आपको पाई आर स्क्वायर एच का जो आंसर आना था उसमें से माइनस करना था डबल ऑफ कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मेथड लगाकर आप रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करते, जो कि आता 1760 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर आपका 1760 सेंटीमीटर क्यूब आना था। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ये फिगर बनी हुई है। आपको यहाँ पर सिंपल एक देखेंगे, यहाँ पर ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, टेंजेंट तो है नहीं, तो दोनों कॉर्ड सर्कल के बाहर जाकर आपस में क्या करी, मीट करी। तो ऐसे में आपको जो यहाँ प्रॉपर्टी लगानी थी वो लगानी थी व्हेन 2 कॉर्ड्स टच ईच अदर। ये प्रॉपर्टी होती है जब 2 कॉर्ड सर्कल की टचेस ईच अदर, टचेस या इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर। जब 2 कॉर्ड सर्कल के बाहर टकराती हैं तो क्या होता है, जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट यहाँ पर क्या है ई ए, मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है ई बी, इक्वल दूसरी कॉर्ड का जो आउटर पार्ट है ई सी, मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ई डी। ये मेथड लगाना था आपने, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी थी। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास ईडी का आंसर आता, ईडी आता 12 सेंटीमीटर। जब ईडी 12 है तो ईडी का मतलब क्या है, ईसी प्लस सीडी। ईडी कैसे बनाई जाएगी, ईसी और सीडी को जोड़कर। ये वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी थी। ईडी का आंसर 12 आया, ईसी आपको दे रखी थी 2, सीडी आप फाइंड कर लेते तो सीडी का आंसर आपका 10 आ जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो आना था वो आना था 10। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये फिगर दी हुई है। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा क्या है आपसे, स्लोप ऑफ सीडी निकालो। सीडी का स्लोप, सीडी का स्लोप आराम से निकलता क्योंकि आपके पास सी के कोऑर्डिनेट भी हैं और डी के कोऑर्डिनेट भी हैं। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फार्मूला लगाना था और आपको स्लोप फाइंड करना था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे स्लोप का 1 आना है। इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो ए बी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए आपको यहाँ ये परपेंडिकुलर नज़र आएगा। सी डी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगाना था। स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1, और यहाँ से आप जो ए बी का स्लोप निकालते वो आता स्लोप ऑफ ए बी माइनस का 1। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन लगाते y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, जिसमें m स्लोप -1 लेते, x1 और y1 पासिंग पॉइंट लेना था। पासिंग पॉइंट यहाँ पर ए बी वाली लाइन में b दिया है, तो y1 में डलता 0 जो कि b की y वाली वैल्यू है, और x1 में डलता 4, तो ये आएगा x - 4 - 1 इक्वल y। तो y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 4, और वी कैन से ये इधर ले आते हैं y प्लस x इज इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर जो आना था वो आना था x प्लस y या y प्लस x इज इक्वल टू 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रूफ वाला है तो ये तो आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर तो यही है, यही लाना था आपको आंसर। अब ये मीन दिया है इस क्वेश्चन में, मीन इस क्वेश्चन में क्या दिया है 50, तो कौन से मेथड से मीन ये तो बताया नहीं, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते थे। बेस्ट मेथड जो यहाँ बैठता है वो डायरेक्ट मेथड, इजी मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड भी बड़ा होता है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट वाला जल्दी हो जाता है, तो डायरेक्ट वाले मेथड से आप इसे फाइंड कर सकते थे। दूसरे मेथड से कराए तो भी सही है आपका। यहाँ पर f की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 16। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका प्रूफ का है, इसमें आपको प्रूफ करके सेक थीटा लाना था। हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको ADC फाइंड करना है। ADC ये एंगल फाइंड करना है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये आर्क
फोकस करना था, इस आर्क पे फोकस करना है। ये जो आर्क है, इस आर्क से आपके सरकमफ्रेंस पे दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल? एक तो आपका सरकमफ्रेंस के डी पॉइंट पे बन रहा है जो आपको फाइंड करना है, और दूसरा आपका बी पॉइंट पे बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, जो कि गिवन था 62। ये 62 है तो ये वाला भी कितना होगा? 62। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का यहाँ आंसर आना था वो आना था 62। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में निकालना था CAB। तो CAB निकालने के लिए आपको यहाँ पर डायमीटर की हेल्प लेनी थी। यहाँ पर आपको O सेंटर दिया था क्वेश्चन में, हेडिंग में अगर आप पढ़ेंगे तो O सेंटर दिया है। O सेंटर है तो ये लाइन AB क्या है? डायमीटर। और डायमीटर से बना हुआ एंगल आपका 90 होता है, तो ये कॉर्नर वाला एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल था। तो 90 प्लस 62 प्लस ये इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। और जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते तो इसका आंसर आपका 28 डिग्री आ जाता। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 के सेकंड पार्ट का। अब 6 के थर्ड पार्ट में क्या कहा है? यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन फाइंड करनी थी। इस लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना था? 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 में y बराबर mx प्लस c वाला फॉर्मेट बनाना था। तो y को यहीं पड़े रहने देते, प्लस का 2x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, जिसको हम y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करके स्लोप पता कर लेते। स्लोप आता है यहाँ -2। तो ये जो स्लोप -2 आया इस लाइन का आ गया। तो जो लाइन पैरेलल वाली होती, कौन सी लाइन? दो लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन एक तो हमें बनानी है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई थी। तो जब वो दी हुई थी तो स्लोप ऑफ लाइन हमें मिल गई, जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है। उस लाइन का स्लोप जो है वो यही होगा जो इस लाइन का स्लोप आया गिवन लाइन का। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन के स्लोप्स बराबर होते हैं। अब इन्होंने बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन निकालने के लिए आपको क्या करना था? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। पहली इक्वेशन को सही करते, x प्लस वाई बराबर 4 लेते, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देते। जब आप इन्हें ऐड करते तो प्लस का y माइनस का y कट जाता है। 2x और x जुड़ने के बाद 3x इक्वल टू 8 प्लस 4 12। तो फाइनली यहाँ पर x का आंसर बनता 4। ये x का आंसर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो यहाँ जब आप 4 पुट करोगे तो यहाँ पर 4 पुट करने के बाद 4 प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली y का आंसर क्या बनेगा? 0। तो पासिंग पॉइंट तैयार होते हैं आपके, पासिंग पॉइंट x कॉमा वाई, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो पासिंग पॉइंट 4 0 आ गया, स्लोप -2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 लगाते, जिसमें स्लोप आपने जो फाइंड करा था -2 वो ले लेते, y माइनस y1 आप ये लोगे पासिंग पॉइंट में जो लिया है। पासिंग पॉइंट में y की वैल्यू क्या है? 0। x माइनस x1 भी पासिंग पॉइंट में आएगा, x की वैल्यू यहाँ क्या थी? 4। तो y बराबर माइनस का 2x प्लस का 4 2 जा 8। तो y बराबर -2x प्लस 8, और वी कैन से ये 2x इधर आ जाता तो y प्लस 2x बराबर 8 आंसर आता। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती लाइन की। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट इन द एग्जाम आर गिवन बिलो। यहाँ पर मार्क्स दिए हैं 40 स्टूडेंट्स के। आपको यहाँ पर ओजाइव बनाना है। ओजाइव बनाने के बाद मीडियन फाइंड करना है। तो ओजाइव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ओजाइव बनाने के लिए आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आप जो है क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ लेकर पॉइंट्स तैयार करते, जो पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट होने थे। क्लास इंटरवल की अपर और क्यूमुलेटिव्स को साथ में लेकर x कॉमा वाई पॉइंट रेडी करते और उन्हें प्लॉट करके ओजाइव बनाते। फिर उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते। तो मीडियन जो आएगा आपका यहाँ पर, इसमें 35 आंसर आना था। तो मीडियन का आंसर 35 या अप्रॉक्स 35 कह सकते हैं आप। 35 के एक पॉइंट आगे या पीछे भी आ जाता है आंसर, वो डिपेंड करता है। आपने ग्राफ, हर बच्चे का ग्राफ जो है थोड़ा बहुत तो डिफ़र करता ही है यहाँ पर ओजाइव में। तो 35 भी चल सकता है, 34 भी चल सकता है, एक कम या एक ज़्यादा, 35, 34 या फिर 36। इन तीन में से अगर कोई आंसर आएगा तो आपका वो आंसर कंसिडर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन के 6 के फोर्थ पार्ट का। सो नाउ दिस क्वेश्चन पेपर इज ओवर। आई होप ऑल ऑफ यू हैड डन वेल इन द एग्जाम। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. My best wishes are always with you. Take care. God bless you.